तो ये सिर्फ नॉर्मली अगर जो डिप्लोमा चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है तो आर्ट वाले कर लेते हैं, लेकिन इसे जो सामान्य तौर पर करते हैं वो कॉमर्स वाले या साइंस वाले ही करते हैं। देखो, और ये अकाउंटेंसी टैक्सेशन को आर्ट वाले ज़्यादातर इससे दूर ही रहते हैं, इन्हें कोई खास मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर मैथ ही होता है इसमें। ये सब चीज़ें तुम्हारी हो गई हैं जो कि तुम ये सब कर सकते हो। आर्ट वाले भी कर सकते हैं, साइंस वाले कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, ये सब तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब सुनो इधर, ये सारा का सारा प्रोसीजर जो है, अब इससे संबंधित पहली बात तो इसे देख लो। इससे संबंधित अगर जो आप किसी को कुछ पूछना हो तो ठीक है, वरना हम अपने नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। हाँ जी बताइए। आर्ट वाला जो है वो बीकॉम कर सकता है, आर्ट वाला जो है वो बीकॉम नहीं कर सकता। दरअसल अरे सुनो सर, आर्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारे, जो आर्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से कोई कुछ एक आध सब्जेक्ट कॉमन होते हैं जो बीकॉम वाले भी ले लेते हैं, आर्ट वाले भी ले लेते हैं। तो उसने भले से उनमें से कोई सब्जेक्ट कॉमन ले रखा होगा, लेकिन आर्ट वाले सामान्यतः बीए ही करते हैं जी। हाई कोर्ट के जज के लिए तुम बीकॉम बीए या बीएससी करोगे, बीए बीकॉम बीएससी करोगे। उसके बाद एक एग्जाम होगा पीसीएस जे का, हाई कोर्ट के जज के लिए। अब पीसीएस जे का एग्जाम जब क्वालिफाई करोगे, इसका प्री होता है और मेंस होता है, कहीं कहीं एक उस पर हो जाता है, लेकिन उन्होंने प्री मेंस होता है। उसे करने के बाद में तुम सरकारी वकील बन जाओगे। सरकारी वकील बतौर तुम 5 साल की प्रैक्टिस दोगे सरकार को, 5 साल मिनिमम सर्विस देने के बाद में तुम सिविल जज बनोगे। सिविल जज मतलब या तो सीजीए कह देते हैं, चीफ जज। अब सीजीए का मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, एक सीजीए अपने यहाँ भी होते हैं, जिले में भी होते हैं, मुख्य जजों के जो चीफ जस्टिस होते हैं। तो या तो तुम सिविल जज बनोगे, अपने आसपास की जो जुडिशियल कोर्ट होगी या जिले में होगी यहाँ बनोगे, डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाओगे। यहाँ लगभग 5 से 10 साल तुम सर्विस दोगे। 5 से 10 साल सर्विस देने के बाद में अब कॉलेजियम को तुम्हारा प्रोग्रेस लेटर जाएगा, उनकी मर्जी कि भाई साहब तुम हाई कोर्ट में रेफर करें या ना करें। अब जैसे उन्हें मंजूरी हो जाती है, उसके बाद जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में लगभग 5 से 10 साल सर्विस दोगे। वो तुम्हारे फैसलों को भी डिपेंड करेगा, तुम्हारे उसके ऊपर फ्यूचर को भी डिपेंड करेगा कि तुम्हारे फैसले पर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं उठाया। याद रखना, अरे याद रखना, कोई भी एक जज, कोई नॉर्मली किसी ने जिले में कोई फैसला सुनाया, अगर उसका फैसला जिले तक ही सीमित रह जाता है ना, उस जज के लिए बहुत अच्छी बात होती है। अगर उसके फैसले को कोई हाई कोर्ट में अपील करता है ना, तो जज के ऊपर एक माइनस पॉइंट जाता है कि भाई तुम्हारे फैसले को किसी ने चैलेंज कर दिया है। ऐसे मान के चलना जैसे कि अब इस टाइम हमारे मैच में एम्पायर के साथ साथ तुम्हारा वो क्या गया है, थर्ड एम्पायर तो होता है डीएल, वो डीआरएस का रूल आ गया है। डीआरएस का रूल आ गया है। अब सोचो कि किसी एम्पायर ने आउट दे दिया, किसी खिलाड़ी ने, कैप्टन ने डीआरएस ले लिया और वो नॉट आउट आया, तो उस एम्पायर के लिए कितनी किरकिरी हुई कि ये गलत निर्णय लिया। दूसरी बात, अगली टीम वाला जो होगा, अगली टीम वाला या वही एम्पायर, अगर जो उसने कोई भी सही फैसला भी दिया होगा ना, उस पर उंगली उठेगी, यार हो सकता है गलत हो, फिर तो वो माइनस पॉइंट होता है। वही चीज़ है कि कितनी जल्दी तुम करते हो। तो हाई कोर्ट के जज के बाद में फिर कॉलेजियम को तुम्हारा आपको प्रोग्रेस लेटर जाता है, पूरी फाइल बन के जाती है, इन्होंने इतने दिन में इतने केस देखे, इतने केस देखे, अब देखो क्या करना होता है। उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उसी हिसाब से फिर उसमें सीनियरिटी लग जाती है कि तुम्हारी कौन सी सन में तुम्हारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उसी हिसाब से अगर तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी है तो कभी ना कभी तुम सीजीए भी जरूर बनोगे, चाहे 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए बनो। चीफ जस्टिस भी बनते हैं उसी में, तो वो हर किसी को पता होता है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें पता होता है कि हम इतने साल बाद सीजीए जरूर बनेंगे, हर किसी को पता होता है। तो ये अलग प्रोसेस है। हाँ जी, और किसी का? सीबीआई यहाँ से बनते हैं, इससे आईएएस आईपीएस सिलेक्ट हो जाता है, वरना कभी कभी आईबी का अलग से एग्जाम होता है। अरे सुनो इधर, एक होता है वह, सुनो इधर, ग्रेजुएशन करने के बाद में एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, कॉमन ग्रेजुएशन लेवल का। इससे तुम आईबी में जा सकते हो, रो में जा सकते हो, सीबीआई जा सकते हो, एसआई बन सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में बी ग्रेड की पोस्ट पे जाओगे। बी ग्रेड की
अरे सुनो उधर, हाँ जी क्वेश्चन। अरे जब कोई एक पूछ रहा होता है तो अपनी बात है बाकी रोक लो। अरे बता, वो कोई नहीं, नॉर्मल पुलिस वालों का सिलेक्शन हो जाता है। सीआईडी कोई एक बोलेगा तो पता भी चलेगा। अभी इसरो का बता रहा हूँ। हाँ जी, ओए इसरो का, हाँ जी पहले एक सेकंड। अरे ना छुपाना है, कौन बोल रहा है इसके मुंह पे मारना भाई। दीपक जरा जो भी बोल रहा हो जरा ये बता, भगा दो यहाँ से। अब ओए अब जो भी ध्यान रखना जरा, जो भी बोल रहा होता है पीछे से ध्यान रखना। तो जी कोई पूछ रहा था इसरो, क्या पूछ रहा है इसरो? एक सेकंड, एक बार में कोई एक पूछो, इसरो में जाने का क्या रास्ता होता है? इसरो में जाने के पास तुम्हारे पास यहाँ से ये सारे रास्ते खुले होते हैं। क्या है कि तुम इंटर के बाद एक बार इसरो बीच बीच में अपने एग्जाम निकालते रहते हैं। कि एक तो होता है नॉर्मल, ऐसा मत सोचना कि डायरेक्ट इसरो में तुम साइंटिस्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। साइंटिस्ट के असिस्टेंट पोस्ट निकालते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है जी। हमारे जितना भी इंडियन ये स्पेस सर्विस डिपार्टमेंट होता है, ये असिस्टेंट साइंटिस्ट या असिस्टेंट, ये असिस्टेंट वो हर किसी का असिस्टेंट जॉब निकालता है। वो अलग अलग लेवल पर होती हैं। 12th के बाद अलग निकालते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अलग निकालते हैं, और वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अलग निकालते हैं। हर किसी में असिस्टेंट ही बनोगे तुम, ठीक है जी। दूसरा पार्ट इसका ये होता है कि तुम अपना किसी प्रोफेसर बन गए हो, प्रोफेसर बन के ही तुम किसी उसमें इसमें किसी डिग्री कॉलेज में अपना थीसिस कर रहे हो। थीसिस कर रहे हो मतलब अपना प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, और वो प्रैक्टिकल रिपोर्ट बीच बीच में तुम इसरो को भेज रहे हो। अगर उन्हें वो पसंद आ जाती है तो वहाँ से उठा लेते हैं तुम्हें। दो तरीके होते हैं, ये होता है। और कोई रो में भी तुम्हारे हमारे यहाँ के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, इसमें सीजीएल से जाते हैं। अब रो के काम तो तुम इतने सारी फिल्में देख लो, इतने सारे रो के एजेंट होते हैं, वो सब होता है। हाँ ये सुनो सर, हाँ जी हाँ, कैदियों को जो रखा जाता है वहाँ के जो, अच्छा देखो सर वो, अरे होते तो पुलिस वाले ही हैं, लेकिन जेल वार्डन की भर्ती अलग से निकलती है। वहाँ जाते कैसे हैं? अरे सुनो सर, सेंटर में अप्लाई करना पड़ेगा। सेंटर में नहीं अप्लाई कर पाता, राज्य से सिलेक्शन होता है। अरे सुनो सर, पुलिस की भर्ती निकलती है, पुलिस की भर्ती निकलती है 1000, उसमें से 3 डिपार्टमेंट में वो बांट देते हैं। एक तो पुलिस ही होता है, सोचो 500 सीटें पुलिस को दे दी उन्होंने, उसमें से 250 सीटें जो वो फायर ब्रिगेड को दे दी। 250 सीटें जो होती हैं वो पीसी, वो है ना पीएससी पढ़ी है, कहीं सुना ना पीएससी आ गई तो पीएससी को दे दी। उसमें से 100 सीटें जो है वो जेल वार्डन के लिए भी वो छोड़ देते हैं कि इसमें 100 सीटों पर जेल वार्डन का सिलेक्शन होगा। तो जेल वार्डन का मतलब क्या होता है? जहाँ सेंट्रल जेल होती है वो होते तो पुलिस वाले ही हैं, पुलिस के एग्जाम के थ्रू ही लगते हैं, लेकिन उसमें से उनका सिलेक्शन होता है। रैंक बन जाती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम पुलिस ले लो, पीसीएस ले लो, जिसके ज़्यादा नंबर है वो पुलिस में जाता है, कम वाला पीसीएस में जाना चाहता है, जो उससे कम वाला मजबूरी है फायर ब्रिगेड में जाता है, वो भी पुलिस ही होती है। और जो उसके लिए पुलिस में अप्लाई जाना पड़ता है। सीजीएल जैसी बनते हैं, सीजीआई, एसएससी, सीजीएल, हाँ जी। और ऐसा नहीं है तुमने जैसा किसी भी स्टेट का, अरे सुनो सर, किसी भी स्टेट का अगर तुमने कोई एसआई एग्जाम क्वालिफाई किया, क्योंकि दरोगा की भर्ती यहाँ भी निकलती है, किसी स्टेट का अगर जो तुमने दरोगा का एग्जाम क्वालिफाई किया, एसआई बन गए हो और 4-5 साल तुम्हारा प्रोग्रेस अच्छा है ना, तो तुम्हारा प्रमोट करने के बाद में तुम्हें सीबीआई में भेज देंगे या सीआईडी में भेज देंगे। जैसे कि हमारे इस टाइम एक सत्यानंद सर, कुछ इस तरीके से नाम है, मुझे नाम अभी ध्यान पर नहीं आ रहा है, जो नेशनल हाईवे 74 की जिन्होंने जाँच की थी ना, जाँच की थी इन्होंने, तो क्या हुआ कि सारे नेताओं की उन्होंने हालत खराब करके रख दी, डीएम तक को जेल में पहुंचा दिया, ठीक है ना, डीएम एचएम तक को जेल में डाल दिया। उनके कार्य को देखकर उन्हें डायरेक्ट यहाँ से एसआई से और सीधा सीबीआई में पहुंचा दिया। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई दबाव में कर दिया कि भाई औरों पे जांचना है तो इसलिए उन्हें प्रमोट करके, ऐसा होता है ना, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर या कोई पीसीएस ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है, अब उसमें नेताओं की दिक्कत यह है कि यार छुरी तो उन पर भी चल रही है, कभी भी किसी ना किसी को जेल में डाल सकते हैं। तो क्या करते हैं कि जब वो देखते हैं कि हमारे ऊपर आ रही है तो उसे हटा तो सकते हैं, क्योंकि वो स्थायी सर्विस होती है, वैसे हटा नहीं सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि उन्हें बचने का सिर्फ यही तरीका होता है, उसे जॉब से खत्म तो कर नहीं सकते, उन्हें काम बुरा लग रहा है तो, या उन्हें खतरा होता है, तो वो क्या करते हैं सीधा वहाँ से उन्हें अपग्रेड कर देते हैं कि ठीक है भाई साहब
तुम बी लेवल पे थे, लो हम तुम्हें ए लेवल पे जा रहे हैं। अब मना कर नहीं सकता, मीडिया भी मना नहीं कर सकती, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, विपक्ष को हाथ वो कर नहीं सकता। क्यों? है ना भाई साहब, हमने प्रमोशन किया, उसका काम अच्छा था, हमने प्रमोशन कर दिया, समझ गए। जबकि उसे उस काम से हटाना होता है कि भाई ऐसा ठीक है, तुम ऐसा ही थे, अब लो तुम ये एसएसपी बन गए हो, जाओ भाई। अब एसएसपी बन गए तो जाहिर सी बात है वहाँ तो रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी पहले से एसएसपी है। तो एसएसपी कहाँ के बनेंगे? एसएसपी वहाँ के बनेंगे जहाँ खाली है, तो भेज देंगे उसे कहीं ऐसी जगह जहाँ खाली पड़ी होगी जगह। तो अब वो मना भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि प्रमोट किया है, और ये नियम भी है, कानून भी है कि भाई कितनी सर्विस के बाद में कभी भी सरकार के हाथ में कभी भी प्रमोट कर सकती है। तो वो प्रमोट कर देते हैं या उसका डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं कि भाई इस डिपार्टमेंट से आप तुम्हें हम उस डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, ये हो जाता है। कितने दिनों में लग सकती है? मतलब सारी जिंदगी में भी नहीं लग सकती, लगने वालों की पहले साल में लग जाती है। वो तो उस पर डिपेंड करता है जो कि एसएससी की तैयारी कर रहा है। कोई टीचर कोई भी गाइडेंस तुम्हें ये नहीं बता सकता कि भाई तुम इतने दिन में जाकर ये कर लोगे या इतने दिन में, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। घर वाले पैसा देते रहते हैं, लो भाई पैसा खर्च करते रहे, किसी को कोटा भेज देते हैं, किसी को कहीं भेज देते हैं, और उसे कहते हैं ले भाई तो तैयारी करते रहे, पैसा भरपूर देते हैं, जिसे कहते हैं तुम एक फ़ोन करोगे, पैसे की जरूरत है, 10,000 रुपये जरूरत है, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन भाई साहब शाम तक तुम्हारे 10,000 रुपये अकाउंट में पहुंच जाते हैं। ये पावर होती है तुम्हारी वहाँ से कि जब तुम कहीं बाहर पढ़ रहे होते हो या कोचिंग कर रहे होते हो, अब वो पैसे को तुम हवा में उड़ाते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, अपनी टसन दिखाते रहो लोगों में जाके, तो वो कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए। जेब में पड़े आंधी से कुछ नहीं होता है, दिल में लगी आंधी से ही होता है। जब दिल में लगेगी ना तभी कुछ हो जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी लगभग आधे घंटे बाद छुट्टी हो जाएगी, तो हम तुम्हें यहाँ से प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे, हार बार डाल के यहाँ से भेज देंगे। अगले पोर्शन पर चलें। एक दिन है, वो अलग प्रोसेस है, वो नायक फिल्म देख लो, सबको समझ में आ जाएगा। आ जाता। अरे सुनो इधर, एक होते हैं स्थाई, एक होते हैं अस्थाई। अस्थाई तो नॉर्मली दे देते हैं, अपनी पावर देके चले आते हैं। अरे सुनो इधर, देखो इधर, अबे वो सुनो इधर, सीएम हो ये ना, जब तुम संविधान पढ़ोगे ना, संविधान जब पढ़ोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक पावर पता चल जाएंगी कि कौन किसकी पावर कैसे रखता है। सोचो हमारे राज्य के सीएम जो हैं वो कहीं विदेश चले गए, अब यहाँ फाइल रोज को साइन करने रहते हैं, रोज को जो फंड जारी करना होता है, ऐसा तो अगर जब वो 8 दिन के लिए टूर पर गए तो यहाँ का सारा काम बंद हो जाएगा। तो क्या होता है कि अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे के जाते हैं, तो ऐसे कहते हैं अपनी अस्थायी पावर दे के जाते हैं किसी को। अब वो पावर किसे दे के जाते हैं? या तो वो सचिव को दे के जाते हैं या राज्यपाल को दे के जाते हैं। कब उनकी अनुपस्थिति में उनके साइन से वो सारे चेक चलेंगे, उनकी साइन से वो सारे फंड रिलीज होंगे, उनकी साइन से वो सारे काम चलेंगे। अब ऐसा है जैसे कि मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में हूँ और मेरे साइन से सारे काम हो रहे हैं। अब मैं कहीं जा रहा हूँ विदेश, अब क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद तो कर नहीं सकते, अब जाने के लिए हम कहते हैं मैं किसी एक को, अरे सुनो, अपने पावर ऑफ साइन और पावर ऑफ एटॉमी दे के जाऊंगा कि भाई ठीक है मेरे पावर से, क्योंकि वो पावर और ये वो साइन जो होते हैं ना वो उस जगह भी होते हैं, वो सेकंड पावर होती है, वो सेकंड साइन होते हैं। अगर ये वाले होंगे ठीक है, वरना इस साइन से भी रिलीज हो जाता है। जैसे बैंक में वो चेक जाएगा तो उसमें मेरे साइन नहीं होना, तो वो दूसरे मैच करेंगे, अच्छा पावर एटॉमी साइन है, तो वो उससे पूरा फंड रिलीज कर देते हैं। तो वो दो तरीके होते हैं, एक ये होता है कि मैं अपने पद को त्याग दूं और किसी दूसरे की व्यवस्था लगा दूं उस पर, तो वो स्थायी व्यवस्था होती है। अब ये तुम देख रहे हो ना, एक दिन के सीएम, एक दिन के पीएम, एक दिन का ये, एक दिन का वो, तो वो एक दिन का होता है अस्थायी पावर देते हैं एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, ठीक है भाई साहब कुछ होगा नहीं उससे। स्थायी पावर दी थी जो नायक फिल्म है ना, उसमें कहता ना भाई जितने भी वो थे विधायक, उनका पूरे का पूरा लेटर हेड देते कि भाई लो हमने स्थायी पीएम बनाया एक दिन के लिए, वो पावर होती है। हाँ जी, हो गया सबका? किनकी? ऐसा मान के चलना, मैं अभी मैंने सी डी ये बताया ना, ऐसे करके ए बी सी बताया। देखो उधर ए वालों की तो 1,20,000 से 1,20,000 से 1.5 लाख 2 लाख तक होती है, वो उनके सीनियरिटी पे डिपेंड करता है। अबे सुन लो नालायकों, जो ए ग्रेड वाले होते हैं उनकी सैलरी 1,20,000, 1,10,000 से 2 लाख 2.5 लाख तक जाती है, वो 6 पे 7 पे उस पर वेतन आयोग पर डिपेंड करता है। जो बी ग्रेड वाले होते हैं, बी ग्रेड वाले, उनकी 60 या 70,000 से सैलरी स्टार्ट होती है और वो 1.5 लाख पौने 2 लाख तक जाती है। जैसे कि लेक्चरर हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, तहसीलदार भी हो जाते हैं, और ये किसी भी डिपार्टमेंट में जो कि वो अपने को सर, वो मतलब किसी को सर कहता हो, उससे ऊपर कोई ना हो, तो ऐसा होता है।
अब हाँ, ये हो गया तुम्हारे डॉक्टर वगैरह आ गए, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर होते हैं वो सब बी ग्रेड में आ जाते हैं। अब बी ग्रेड में भी डॉक्टर के ऊपर भी एक सीएम होता है, तो वो ए ग्रेड में पहुंच जाता है। तो हर डिपार्टमेंट में एक प्रधान होगा, उसका एक सह प्रधान होगा, उसके नीचे फिर बाकी वो होंगे किसी भी डिपार्टमेंट में। सी वालों की सैलरी नॉर्मली हमारी 39 से स्टार्ट होती है, वरना 40 से जैसे स्टार्ट होती है, और वो लगभग 90 तक चली जाती है। अरे आ जाओ। और डी वालों की जो होती है ना, वो 24,000 से स्टार्ट होती है और लगभग 40-45 तक चली जाती है। उनकी सैलरी का आइडिया मत लगाओ, उन्होंने एक साइन कर दिया 50 करोड़ रुपये अकाउंट में आ जाते हैं उनके, उसका मतलब नहीं होता। 50 करोड़ रुपये हमेशा अकाउंट में रहते हैं किसी भी आईएएस के। हाँ, वो जब चाहे वो किसी को फंड रिलीज कर सकता है, जब चाहे किसी को दे सकता है, हमेशा रहते हैं आपातकाल के लिए, और वो कभी यूज नहीं करते उसको। अभी डॉक्टर का बता रहे हैं। हो गया भाई यहाँ तक? अब देखो इधर, क्या कर दिया? दीपक यार उधर देने ना, फोटो ले लेना जरा, ऐसा करके फोटो लेना दे 2-3 जरा। पीछे सर इधर से ले लो, मोबाइल से ले लो अपने। अरे पीछे से ले लो यार, यार इधर से लेना साइड से। हाँ जी, देखो इधर। हाँ जा सके सर, आप सुन लो भाई जरा। ये था तुम्हारा, सुन भी लो यार एक मिनट। ये था तुम्हारा जो अब तक तुम्हें पूरे उस पर बोर्ड पे बताया गया है। ये पूरे का पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना वाला है, जो कि नॉर्मली सब चल रहा है। लेकिन अब जो है वो एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड हो गया है। अब अपग्रेड वाला, क्योंकि पुराना वाला तो अगर तुम किसी से पूछोगे, कोई ना कोई तुम्हें घर में भी या कहीं बाहर भी बता देगा कि ये जो होती हैं। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ, ये तुम अब किसी जगह पूछ लेना, उसे ये नहीं पता होगा कि ये होंगी या ये हैं इस टाइम, क्योंकि अभी चलने लगी हैं 2020 के बाद में। बार बार मैं नई शिक्षा नीति के बारे में बता रहा था, लेकिन अब ये सब चीज़ें ग्राउंड लेवल पर अप्लाई हो गई हैं, तो हर जगह चलने लगी हैं। तो इसलिए होशियार आदमी वही है जो दूसरे के सोचने से पहले फैसले ले लेता है, दूसरा सोचते रह जाता है और वो करके निकल भी जाता है। अब आ जाओ वापस जरा। अब आर्ट और साइंस तो भूल जाओ, आर्ट और साइंस कॉमर्स। अब ऐसा समझना कि अब सब समान हो गए, ठीक है जी? हाँ जी, सब समान हो गए। अब जो है कोर्स बन चुके हैं बीवोक। अब याद रखना वोकेशनल कोर्स होते हैं ये। अभी तुमने सुना था, अब ये कोर्स किसके किसके बराबर हो गए? ये कोर्स बीएससी के बराबर हो गया, बीए के बराबर हो गया, बीकॉम के बराबर हो गया। ये तुम इंटर के बाद करोगे। अब कोई चीज़ जब फंक्शन कोई अपडेट होता है या कोई नई चीज़ आती है, तो जाहिर सी बात है वो पुरानी चीज़ से ज़्यादा अपडेट होगा। अगर पहले मोबाइल तुम्हारे पास बटन वाले थे, कितने बड़े बड़े मोबाइल हुआ करते थे, अब छोटे आए और छोटे आए और स्लिम आ रहे हैं। अब बार बार कोई नई टेक्निक आ रही है। अरे बैठ जाओ भाई इधर, हो गया लागू पिछले साल से, क्योंकि यार दोनों चीज़ें बतानी होती हैं। अगर जो मैं काले का जिक्र नहीं करूँगा तो गोरे की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो बताना जरूरी होता है। गोरों की वैल्यू बेटा तभी तक है जब तक काले दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। सारे गोरे हो गए ना तो पता नहीं चलेगा कि इनकी वैल्यू भी है कुछ। तो ओ फोटोग्राफर हो, जीभ निकल जाएगी, ध्यान देना, ये होता है। तो वीवो कोर्स, अब ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब तो सुन लो एक मिनट जरा, कोर्सों को जारी कौन करता है या कोर्सों को करवाता कौन है? तो 12th के लिए तो या हाई स्कूल के लिए तो होते हैं बोर्ड, जो कि अलग अलग राज्यों में बोर्ड बना दिए गए। जैसे हमारे यहाँ रामनगर बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, ये सीएसई बोर्ड हो गया या आईसीएसई बोर्ड हो गए। हाँ, अब ये बोर्ड है, कोई हिंदी मीडियम हो गया, कोई हर किसी का अपना अपना एक पाठ्यक्रम होता है जिसे हम बोर्ड बना देते हैं कि भाई इस बोर्ड में ये पाठ्यक्रम चलेगा, इस बोर्ड में चलेगा। लेकिन अब तो सारे कॉमन बोर्डों में सब में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम ही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटर तक कोई ज़्यादा बड़ी भारी दिक्कत नहीं है, सबका कोर्स सेम ही है। बस अंतर रह गया कि सीबीएसई आईसीएसई वाले इंग्लिश में पढ़ लें, हम हिंदी में पढ़ लें, रामनगर बोर्ड या इलाहाबाद बोर्ड जो चला उत्तर प्रदेश। अब हो क्या रहा है, अब इसमें तुम्हारे पास अब तक होता था कि भाई इंटर के बाद तुम्हारा साइंस है, आर्ट है या कॉमर्स है, तो अलग अलग मैंने बताए थे 3 अलग अलग पार्ट है।
अब ऐसा नहीं है। अब अगर जो तुम्हारे पास साइंस है या आर्ट है जो भी है, अब तो आर्ट वाला भी साइंस वाले कोर्स कर लेगा आराम से। अब दिक्कत क्या है कि इन सारे कोर्सों को 12th के बाद में जो भी कोर्स हो रहे हैं अब तक जितने भी कोर्स मैंने बताए थे वर्टिकल वाले, तो उसे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी करवाती है, याद रखना, उसे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी कराती है, कोई बोर्ड नहीं करवा सकता। अब कोई कहे यार हम तो यहाँ काशीपुर में जाकर भी कोर्स कर लेंगे, तो वो काशीपुर में कोर्स जो कोई स्कूल या कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट या जो कोई कोर्स करवा रहा है बैचलर का जो कोई कोर्स करा रहा है जिसका आगे बी लिखा हो, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी। और जो नॉर्मली ज़्यादातर राज्य की या कोई ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि ऑल इंडिया में अपना एफिलेशन देती हैं, जैसे कि हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी है या ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में चले जाओ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, या आगरा तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, ज्योतिबा फुले नगर यूनिवर्सिटी, ऐसी अलग अलग यूनिवर्सिटी होती हैं। अब यूनिवर्सिटी एक ही नॉर्मली होती है पूरे एक मंडल में या पूरे एक सर्कुलर में, अब वो अपने अंडर में बहुत सारे कॉलेज चला सकती है। वो कॉलेज बैचलर या मास्टर डिग्री देते हैं, याद रखना। तो ये BA BSc BCom जो है ये कोई भी यूनिवर्सिटी चलाती है। जैसे अगर तुम यहाँ की बात करो तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी रन कर रही है। अब कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने ही ये वाले कोर्स चला दिए, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी जो ये चलाएगी वो ये भी चलाएगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। BVoc के लिए कोई अलग से यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, यही यूनिवर्सिटी बन चलाएगी, यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी अब BVoc भी चलाएगी, और वो चला रही है, पिछले साल से कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने भी चलाने शुरू कर दिए। अब दिक्कत थोड़ी सी बस यही आएगी कि कोई यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स नहीं होंगे। जैसे कि हमारी ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, इसमें अभी तक भी जैसे हिस्ट्री से तुम वो कर लेते हो, अब ये भूगोल वालों को हिस्ट्री नहीं देता। ऐसे होता है कि कोई यूनिवर्सिटी अपनी रूलिंग लगा देती है कि ये वाले कोर्स लोगे तो हम ये वाले नहीं देंगे, और ये वाले करोगे तो हम ये वाले नहीं देंगे। एक नियम बना देते हैं कि अगर आप 2 हिंदी लेना चाहोगे तो उसके साथ ये लेनी जरूरी है, ये लेना चाहोगे, ये तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रूलिंग होती है कि तुम कुछ भी करना चाहो। अब जैसे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी का नियम यह है कि तुम BSc करोगे तो तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायो तुम्हें 3 साल पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी। लेकिन अब जैसे तुम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में तुम्हें 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ाने पड़ेंगे, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में तुम्हें कोई एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा अपनी मर्जी से, त्याग दो, हर किसी का रूलिंग का। अब कहीं कहीं क्या होता है, अब तुम HP यूनिवर्सिटी में चले जाओ, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाएंगे BSc में, तुम्हें हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि जो इंटर में सब्जेक्ट है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे, और भारी हो गया। तो अभी इंटर में क्या था, तुम 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे 3 सब्जेक्ट जाओगे, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में चले जाओ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे। तो हर किसी यूनिवर्सिटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मान्य नहीं है, वो हर जगह मान्य होते हैं। तुम कहीं से कोई सी भी डिग्री कर आओ यूनिवर्सिटी से, अगर जो वो डिग्री है तो पूरे ऑल इंडिया में तुम चेन्नई में जाकर अप्लाई कर दो, वहाँ वो डिग्री मान्य होगी, वो लागू होगी। दिक्कत आती है बस बोर्ड की। बोर्ड का मतलब समझ लो कि अगर जो कहीं कहीं जैसे हमारे उत्तराखंड बोर्ड है तो ये यूपी वालों को नहीं लेते, जैसे कभी कभी उसमें भर्ती में, जैसे हमारी इसकी समूह की भर्ती आएंगी तो वो यूपी वाले बच्चों को नहीं लेते, वो कोई स्पेशल, वो कहते हैं ना विशेष राज्यों का दर्जा होता है जिन्हें, तो वो कुछ विशेष राज्य वाले ऐसे करके नहीं लेते। अब उनमें एक शर्त लगा दी उन्होंने, पहले तो यूपी वालों को ले ही नहीं रहे थे, अब उन्होंने एक शर्त लगा दी या तो वो यहाँ का रहने वाला हो या उसने इंटर और हाई स्कूल यहाँ से किया हो, यूपी का अगर जो है तो इतना कर दिया है। बाकी अगर वो यूपी का है और उसका इंटर भी यूपी का है, हाई स्कूल भी यूपी का है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, अभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन पिछले साल से थोड़ी सी राहत देकर उन्होंने ये कर दिया है कि भाई या तो वो रहने वाला यहाँ का हो, मतलब उसका कहीं ना कहीं कोई जगह वगैरह कोई यहाँ की होनी चाहिए, या मतलब बोर्ड यहाँ का होना चाहिए, या उसने इंटर हाई स्कूल यहाँ से किया हो, रहने वाला यूपी का हो, चलो तो अप्लाई कर सकता है यहाँ की जॉब में, वरना जॉब में अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन ये इंटर तक होता है। अब अगर जो कोई यूपी वाला उसने तुम BSc BA या कोई MA वगैरह यूपी से किया हुआ है, रहने वाला यहाँ का है, तो वो या कहीं का भी रहने वाला है, BA BSc कहीं से भी किया उसने बैचलर डिग्री, वो सब चलता है। ठीक है जी। तो अब बात आती है कि BA BSc अगर कोई कहे ना करे तो अब स्मार्ट चीज़ क्या है, स्मार्ट चीज़, तो स्मार्ट चीज़ रह गई है BVoc। समझ गए, ये हमारे कन्वेंशन कोर्स, ये कन्वेंशन बेसिक कोर्सेज होते हैं जो कि थ्योरिकल होती है। थ्योरिटिकल मतलब कि इसमें 70% थ्योरी होती है, 30% प्रैक्टिकल होते हैं, वो तुम्हें पता ही है, यही होते हैं इनमें जितने भी तुम्हारे ये वाले पोर्शन होते हैं। अब इसमें कर दिया है कि इन्होंने 60% प्रैक्टिकल कर दिया है, 40% थ्योरी कर दी है, प्रैक्टिकल भाग बढ़ा दिया है, ये कर दिया है। अब कोई कह रहा है इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले नहीं पहले भी, अब तक भी अगर जो किसी ने BA BSc BCom किया है तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ उसके हाथ में डिग्री है और वो कोई काम नहीं जानता है। जैसे कि विदेश में अमेरिका नहीं है, जापान, जर्मनी या ये तुम्हारे चाइना है, इनके पास अगर जो कोई बच्चा डिग्री करके निकलता है ना तो अपने साथ कोई ना कोई काम सीख के निकलता है। हमारे यहाँ ऐसा है नहीं ना, पहले था कि भाई अगर जो उसने BA किया है, और जैसे वो एक बार ये मोदी जी कह रहे थे कि भाई एक मेरे पास आया ना, भाई मैं MA किया हुआ हूँ ना, तो भाई क्या करूँ ना, मैं MA किया हूँ, मुझे कोई जॉब दो ना, बता क्या करेगा है ना, मैं तो कुछ कर नहीं सकता है ना,
कुछ नहीं कर सकते तो क्या करेगा भाई, है ना। तो 6 साल या 5 साल दोनों बर्बाद किए जब, तो अब मैं किस काम पे लगाऊं। तो सिर्फ उन्हीं की बात नहीं, एक लेक्चर में दे रहे थे कि भाई अब सबसे ज़्यादा जो उसके बाद में 2014 के बाद में तो स्किल पर ज़्यादा ध्यान दिया विदेशों की तर्ज पर, कि स्किल का मतलब होता है कोई ना कोई काम आना चाहिए बच्चे से डिग्री के साथ साथ। इसलिए ये बीवोक चलने स्टार्ट हुए। 14 से कोशिश करते करते अब आके 20 में अप्लाई कर दिया कि 20 के बाद में अब तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, अगर जो इनमें से कुछ ना करो तो ये कर लो। इन तीनों के बराबर अकेला ये है बीवोक। ये वोकेशनल कोर्स होते हैं। अब वोकेशनल का मतलब होता है कि काम के साथ साथ पढ़ाई। अब होता क्या था कि जैसे किसी आदमी ने कंप्यूटर संभालना सीखा, उसके सॉफ्टवेयर डालने सीखे कि मिस्त्री में चले आओ, पूरे का पूरा फोल्डर डाल देगा, मोबाइल का पूरा फोल्डर डाल देगा, जो कि एक आईटी इंजीनियर करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है, पूरा फोल्डर डाल देगा, पूरे उसके सॉफ्टवेयर चढ़ा भी देगा, उसके अंदर के सारे फंक्शन दोबारा से वापस ले आएगा। यानी तुम्हारा मोबाइल जो है किसी पहिए के नीचे आ गया, किसी ट्रक के उसके, अब वो सारा का सारा टूट टाट के बराबर हो गया। तो इतने एक्सपर्ट मिस्त्री पड़े हैं कि वो हाई स्कूल पास हो ना हो, लेकिन वो पूरे का पूरे स्क्रीन हटा कर दूसरी स्क्रीन लगा देगा, पूरा फोल्डर नया डाल देगा और उसके अंदर के सॉफ्टवेयर सब खत्म हो गए, वो अपने कंप्यूटर से उसके सॉफ्टवेयर भी चढ़ा देगा पूरे। जो पूरे के पूरी आईटी कंपनी करती वो उसने अपनी छोटी सी दुकान में कर दिया। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर वो किसी कंपनी में जाए कि काम मांगने के लिए कंपनी देगी नहीं, क्योंकि कंपनी डिग्री वालों को रखती है। एक डिग्री वाले से ज़्यादा काम आता है उससे, लेकिन वो रख नहीं सकता क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है। ये तो अब क्या है कि वही सारे काम जो एक, अब तुम लोगों की दिक्कत क्या, तुम्हारे पास डिग्री है, तुमसे काम नहीं आता। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या कोई आईटी वाला इंजीनियर है या कोई मैकेनिकल है, मैकेनिकल वाले को एक कार संभालने दे दो, उससे जरा से उसके वायरिंग भी ना होगी यार, कैसा होगा। लेकिन वो डिग्री लेकर आ गया। तो ये बीच में जो कॉम्बिनेशन था ना कि भाई अगर जो जिस पर डिग्री है उससे काम नहीं आता, जिससे काम आता है उस पर डिग्री नहीं है, तो ये कोर्स बना दिया कि इसमें पढ़ाई भी करेगा और काम भी सीखेगा। ये कोर्स हो गए। अब इसकी खासियत सुनो, जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें नहीं पता है वो तो वही काम करेंगे जो अब से पहले करते आ रहे थे, जो उनके पूर्वजों ने किया है वो भी यही करेंगे। लेकिन जो अब से आगे को अपग्रेड होंगे वो ये करेंगे, क्या करेंगे। अब देखो, हमेशा कभी भी किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए एक चीज हमेशा कॉमन होती है कि उनका बी प्लान हमेशा रेडी रहता है। जिस आर्मी का, जिस टीम का अपना बी प्लान नहीं होगा वो टीम डेफिनेटली हारेगी, कभी नहीं सोच सकती। क्यों? क्योंकि ए प्लान कभी भी फेल हो सकता है, पक्का नहीं हो सकता कि भाई पहला प्लान ही फेल हो कभी भी। ये मत सोचना कि कभी कभी तुमने देखा होगा मैच में हर किसी को बताया गया दूसरे नंबर पर कोहली आता है, तीसरे पे ही आता है, लेकिन कभी कभी मैच एक अलग ही तरीके से चल रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि यार पता नहीं जीतेंगे, तो कोहली की जगह किसी बॉलर को भेज देते हैं ना, जाकर फोड़ फाड़ का आ जा। अब वो आता छक्के पुक्के मार मोड़ का आउट होकर चला गया। होता कभी ऐसा? वो बी प्लान होता है। हाँ, तो या कभी कभी ओपनिंग, हमें पता है कि ये दोनों ओपनर आते हैं, कभी कभी ओपनर, कभी कभी उसमें देखा होगा तुमने, सुनो उधर KKR में दोनों पहले, सुनो उधर उथप्पा, अरे सुनो उथप्पा वो ओपनिंग करते थे, लेकिन अचानक उन्होंने देखा यार वो नारायण ने जो है उसे उतार के देखो, बी प्लान लगाया, वो फोड़ फाड़ कर चला गया, धड़ाधड़ छक्के मार मोड़ का वो 60-70 रन बनाए और वो चला गया। जबकि वो तो था ही ना, वो बल्लेबाज नहीं था, वो तो अगर जो 60 रन देके तो फ्री के दे गया। तो ये बी प्लान होता है हमेशा। ए प्लान जब फेल हो जाता है तो बी प्लान एक्टिव होता है, याद रखना। तो ये काम की बात बता रहा हूँ, बैठो एक मिनट जरा, ये काम की बात बता रहा हूँ, ये है वो काम की बात। आगे जाओ, आगे इतनी सारी जगह। तो अब देखो भाई, सुन लेना एक मिनट जरा इधर। ये हमारे पास कि अगर तुम इंटर के बाद में BSc BA या BCom नहीं करोगे और करना सारे चारे हो तो क्या करोगे, तो फिर तुम बीवोक करोगे। बीवोक, अब बीवोक क्या है कि बैचलर कोर्स है। अब ये बैचलर कोर्स कौन कौन से, कि अब बैचलर कोर्स तुम ये सारे कर सकते हो। कौन कौन से बैचलर कोर्स कर सकते हैं हम, कि बैचलर कोर्स हम जैसे इसमें होता है ना, साइंस से बैचलर कोर्स कर सकते हैं हम, एग्रीकल्चर से कर सकते हैं हम, ये वाले सब्जेक्ट लेकर बैचलर कर सकते हैं, ये वाले सब्जेक्ट लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कोई से भी अपने कोर्स लेकर तुम बैचलर कोर्स कर सकते हो। तो बीवोक में तुम्हारी मर्जी, तुम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ले लो। यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अब खत्म हो गया है कि यूनिवर्सिटी ने बोला था कि भाई हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। अब अगर जो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा था, यूनिवर्सिटी नहीं देती थी, अरे यार ऐसे कैसे देते हैं, अब दे सकती है। अब वो इस कोर्स में दे सकती है कि अगर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में अगर वो ये सब्जेक्ट लेना चाह रहा है तो उसे वो वाला दे दिया जाए। अगर वो हिंदी पढ़ना चाह रहा है उसके साथ में, फिजिक्स के साथ में, दे दो। अब उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि वो जो जिस काम में उसका इंटरेस्ट है ना, वो उस काम में ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, देखो कैसे, कि अब यहाँ से आगे को बीवोक जो ये हैं, जो इनके आगे बैचलर लगा हुआ है, वो इन सब के आगे भी बैचलर लगेगा।
कैसे बैचलर लगेगा? अब जैसे कि